बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर मंगल का दिन है और मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो फैमिली दोबारा जाएगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए और उसे कैद तन्हाई में हम नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हटदर्मी हमें दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ही ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है एक कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकामात के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। नादरीन, सुहेल आफरीदी से एक सवाल किया था कराची में एक सहाफी ने गुज़िश्ता रात को, और बहुत लेट नाइट ये सवाल हुआ था। सवाल ये किया गया कि DGISPR का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं करते या उन पर दहशतगर्द हमला नहीं करते। इस पे सुहेल आफरीदी ने DGISPR के इस बयान पर बड़ा टकाकर जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, जनाब के पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर 2025 तक, ये किसी भी सरकारी मुलाजिम का सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये क्या चाहते हैं कि हमें दहशतगर्दों से मरवा दिया जाए। उन्होंने इसे एक नीच हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि ये दहशतगर्दों से लड़ेंगे और दहशतगर्दों को खत्म करेंगे, लेकिन ये तो हमें उनके आगे फेंक रहे हैं। हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म का तर्ज अमल। तो उन्होंने काफी मजम्मत की DGISPR के इस बयान की। अब देखें ना, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई शख्स अगर इमरान खान को फॉलो करता है, या कोई शख्स इमरान खान के नजरिए को पसंद करता है, या कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालता है, तो वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा। सवाल है ना पूछने वाला कि क्या अगर कोई पश्तून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेता है या उसकी हमायत करता है या उसे वोट डालता है, तो क्या वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा? क्या उसका खून जो है वो बाकियों की तरह नहीं होगा? तो ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया गया कि मार दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और इनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते? इनके ऊपर हमले होने चाहिए। तो आज हुआ क्या, जब सुहेल आफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद सुबह एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाई गई। आज दिन के वक्त एक मीटिंग हुई है पहले पहर में, और उसमें जनाब इदारे के लोग बैठे, उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई और उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर एक तो बहुत तबाही फिर गई, लोग कैसे निकल आए इतनी बड़ी तादाद में, तो इसको भी जरा थोड़ा डाउन प्ले करना है। और मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि कराची के मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी जोर लगाए आपने डाउन प्ले करना है, आपने उस तरफ नहीं जाना। एक तो ये हुक्म जारी किया गया। दूसरा एक और हुक्म जारी किया गया कि मीडिया अब अपने तौर पर हम कुछ नुकात दे रहे हैं, उनकी रोशनी में सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। तो चंद पॉइंट्स बनाए गए और वो पॉइंटर्स बना के ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए और उन ऑफिसर्स ने उन पॉइंटर्स को वज़रा को भेज दिया और साथ में भेज दिया मीडिया हाउसेस को। अब क्योंकि मैं तो मीडिया का आदमी हूं, उन्हें कोई चीज मसूल होती है तो हमें पता चल जाता है कि मीडिया को आज ये चीज मिली है। तो जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान का सारे का सारा मीडिया को, समा, एक्सप्रेस, GNN, पता नहीं कौन कौन से 92 और PTV और सारे एक ही वक्त में एक ही तरह की कवरेज शुरू कर दी उन्होंने। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात को वज़ीर आला ने एक बयान दिया था, उस बयान का जवाब आप देखें ना, कैसी अजीब बात है। अचानक सारे के सारे चैनल्स के एडिटर्स बैठे हुए थे, सबके दिमागों में अचानक एक ख्याल आया, सबके दिमागों में जो ख्याल आया उन्होंने कागज पे लिखा एक जैसा, और सारे के सारे एडिटर ने एक ही टाइम में उस ख्याल को अपने टीवी पे चलाना शुरू कर दिया कि जनाब वज़ीर आला का बयानिया गलत है, वज़ीर आला ने ये बात गलत की है, हकीकत ये है, असल हकायक हम आपके सामने रखते। वो सारा का सारा मीडिया एक ही काम कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझते हैं आप? को पाकिस्तानी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते,
यानी अजीबोगरीब हरकत कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी। करवाना था तो एक आधे मीडिया से करवा लेते, थोड़ी देर बाद दूसरे से करवा लेते, रात को टॉक शो में एक आधे को और दे देते, तो आहिस्ता आहिस्ता का बयान, यानी सारा मीडिया इकट्ठा ही पै जाओ। यानी ये कोई खबर ऐसी नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने कोई बात की तो सबने चला दी, नहीं। ये ऐसी भी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो गया सबने रिपोर्ट कर दिया, नहीं। ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल कहते हैं किसी भी इदारे की अपनी सोच, उसकी अपनी पॉलिसी जिसको वो आवाम तक पहुंचाता है। तो एक तज्जिया हो रहा है, एक ही दम सारे टीवी चैनल आते हैं, सारे टीवी चैनल एक ही तरह की कवरेज एक ही साथ शुरू कर देते हैं और एक ही ज्यादा तज्जिया तमाम टीवी चैनल पे हो रहा होता है। और कौम बेवकूफ है, कौम सोई हुई है, कौम को कुछ नहीं पता, लोगों को सब नजर आ रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है इन हरकतों की वजह से। आज मीडिया एक खबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने टीवी चैनल पे किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे। एनओसी जारी किया जाता है कि इस बंदे को एनओसी दिया और इसको नहीं दिया, ये बंदा काम कर सकता है, ये बंदा काम नहीं कर सकता। बहरहाल ये जनाब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हिकमत अमली बना के अफसरान के हवाले की गई और फिर वज़रा की ड्यूटियां लगी और एक ही साथ सारे मीडिया पर यही कुछ चलना शुरू हो गया जो आप देख रहे थे। यानी एक अफसर बताता है कि आपने क्या दिखाना है और क्या आपने नहीं दिखाना। मसला क्या है? मसला है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टारगेट है। वो उसे निशाना बनाना चाहते हैं पहले दिन से। शुरू में उन्हें यह लगा कि एक नौजवान है, इसको समझ नहीं आएगी, हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसको डराएंगे। तो DGISPR ने जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि डर जाएगा, ये डरेगा, हमसे राब्ता करेगा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड राब्ता हो जाएगा। फिर फौज के मुख्तलिफ अफसरान ने सुहेल अफरीदी के आसपास कुछ दोस्तों से राब्ते शुरू किए, कुछ सहाफियों से भी राब्ते किए गए कि इसकी कोई कमजोरियां हैं तो वो बताओ, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दो, हमारी इससे बातचीत तो करवाओ, ये इसको लेकर तो आओ जरा, थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर तो लेकर आओ भाई, ट्रैक पे आएगा तो बात बनेगी ना, वजीर आला बनना है ये आसान, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन वो अपने ट्रैक के ऊपर रहा, वो इमरान खान के बनाए हुए ट्रैक पे चल रहा था, उसने बात नहीं सुनी। तो ये बार बार उस पर दबाव डालते रहे और अब तक ये उस पर दबाव ही डाल रहे हैं सुहेल अफरीदी पे। टारगेट इनका सुहेल अफरीदी है। इन्हें समझ आ गई है कि ये आदमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक नई उम्मीद दे रहा है। एक तो जेल में बैठा हुआ इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो लोगों को नाउम्मीद होने ही नहीं देता, और दूसरा सुहेल अफरीदी की सूरत में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो अवाम को वही उम्मीद दोबारा दे रहा है जो इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब हो ये रहा है कि ये शख्स जो एक नौजवान है वो एस्टेब्लिशमेंट को पै दर पै शिकस्तें दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तहरीक और उसका किरदार मकबूल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर सुहेल अफरीदी को या तो काबू करेगी या उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है क्योंकि सुहेल अफरीदी की कोई कमजोरी अब तक इनके हाथ लगी नहीं, और इसके लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी कि यार हमसे रब्ता करके फलां बंदा ये बात पूछ रहा था। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था, और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नजरिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शंस थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनाजिर तो अब सामने आए हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ। अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुज़ाहमत थी जो अवाम ने करके दिखाई है, और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद हैं ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं
उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला यह है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औकात। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है, लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लें, कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी और सिंधी लोग मौजूद थे और पंजाबी गाना था और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वजीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा जब बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था ज़ियाउल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था, उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो 1-2 जिलों तक महदूद रहा। नवाज शरीफ बड़ा नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं जा पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनजीर भुट्टो के बाद वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। सिंध ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मज़ार कायद के इर्द गिर्द जिस लेवल की फस्तायत की गई है ना, ये सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म के साथ जो किया था वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें अपना कारोबार, अपनी कुर्सी, अपना पैसा, अपना इक्तदार, अपना इख्तियार, उसके बाहर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ढीठ है ये लोग, बहुत ढीठ है। कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। यही इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया था। जिन्होंने कायदे आज़म को नहीं बख्शा वो कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करेंगे। बेशर्मी का एक कंबल है जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है कई दहाइयों से। अब कायदे आज़म के मज़ार के बाहर जिस लेवल की फस्तायत की जा रही है, ये तो देखो मज़ार किसका है, जो जमहूरियत की सबसे बड़ी आवाज था, बाबा कौम का मज़ार है, जो इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, जमहूर की बात करता था। ये उसका मज़ार है जिसने पाकिस्तान बनाकर दिया। और उसके मज़ार के बाहर गैर जमहूरी हरकतें, उसके मज़ार के बाहर फस्तायत, जबर, जुल्म, लोगों पे तशद्दुद, आंसू गैस। और ये कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे, ये मिलकर ये कार्रवाई डाल रहे हैं। जो गंद इन्होंने मारा, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पहले ना बड़े शौक से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगाई, ये क्रीम होती है चिट्टा करने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से अपने मुंह पे ये ब्यूटी क्रीम लगाई। लेकिन फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे
पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे चेरी ब्लॉसम मल ली, जबरदस्त किस्म की पॉलिश इन्होंने अपने मुंह पे कर ली। ये है इनकी टोटल औकात जो इन्होंने किया। इन्होंने कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुनसान रस्तों पे डाल दिया और आज बाबा कौम की रूह को तकलीफ दे रहे हैं और कराची के अंदर दे रहे हैं, मज़ार कायद के करीब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने वही किया जो कायद आज़म का नजरिया है। उन्होंने वही किया कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम खड़े होंगे जैसे हम हमेशा खड़े होते रहे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी वो आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी मैदान में आए। देखिए ना, जाली हुकूमत है, सब जानते हैं जाली है। सिंध हुकूमत भी जाली है, बलूचिस्तान हुकूमत भी जाली है, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल ही जाली है। सिंध में तो चलो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो वोट ही कोई नहीं है इनका, इनकी वहां भी हुकूमत बना दी। पंजाब में PMLN का वोट खत्म हो गया है, लाहौर में वो सीटें सारी हार गए, यानी लाहौर की टोटल मिला के 44 सीटें हैं सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों की, और उन सारी सीटों में से PMLN जो ठीक सीटें जीती है वो 3 है, बाकी सारी वो हार गई है। तो ये है जनाब इनकी टोटल औकात। जो कुछ इन्होंने देखा ना असल में गुज़िश्ता 48 घंटों में, उसने खौफजदा कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी खाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक है। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शंस थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनाजिर तो अब सामने आए हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ। अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुज़ाहमत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद हैं ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला यह है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औकात। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है, लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दें।
कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत